आप उस एज से शुरू करते हैं जिसका वेट मिनिमम है, ठीक है। उसके बाद आप कौन सी एज लेते हैं, फटाफट बोलिए, उसके बाद आप कौन सी एज लेते हैं। उसके बाद आप 2 शर्तों पे एज लेते हैं। पहली शर्त, जो एज आप ले रहे हैं वो उन वर्टिसेस से कनेक्टेड होनी चाहिए जो ग्राफ का पार्ट है, सॉरी जो स्पैनिंग ट्री का पार्ट है, मानते हैं, उन वर्टिसेस से ही निकलनी चाहिए जो वर्टेक्स स्पैनिंग ट्री का पार्ट है, राइट, और मिनिमम होनी चाहिए। यही कंडीशन है प्रिम की, ठीक है। तो हमारा लास्ट ग्राफ हम लें तो आपको याद आएगा प्रिम की एल्गोरिथम कहती है आप 10 के बाद किसको पिक करने वाले हैं इसमें। प्रिम की एल्गोरिथम में शुरू आप 10 से करेंगे, 10 के बाद कौन सा लेंगे आप, वेरी गुड, 25 लेंगे। लेकिन क्रस्कल ये बाउंडेशन नहीं देता कि आप जो अगली एज लें वो आपके स्पैनिंग ट्री के वर्टेक्स की एडजेसेंट एज होनी चाहिए। क्रस्कल का सिर्फ इतना कहना है कि वो एज मिनिमम होनी चाहिए और उसके ऐड होने से साइकिल क्रिएट नहीं हो। आई रिपीट, प्रिम का ये मानना है कि अगर आप स्टार्ट 10 से कर रहे हैं, स्टेप ए प्रिम में अगर ये है कि आप स्टार्ट 10 से करिए, तो क्रस्कल में भी ये है कि आप स्टार्ट मिनिमम से करिए। लेकिन प्रिम कहता है 10 के बाद आप अगली वो एज लें जो या तो 1 से जनरेट हो रही हो या 6 से जनरेट हो रही हो। कोई और एज आप नहीं ले सकते जो 1 और 6 के अलावा हो। लेकिन क्रिस्कल का ये मानना है कि आप अगली एज वो लें जो मिनिमम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो इन वर्टिसेस की एडजेसेंट एज है या नहीं है जो स्पैनिंग ट्री का पार्ट है। बस शर्त ये है कि क्लोज पाथ नहीं होना चाहिए। तो अगर बात समझ में आ रही है तो आप बताइए क्रिस्कल अगली एज कौन सी पिक करेगा। वेरी गुड, क्रिस्कल के अनुसार अगली एज पिक की जाएगी जो 3 और 4 को ऐड कर रही है जिसका वेट 12 है। तो अब आपने यहाँ कनेक्ट करा 1 को 6 के साथ, ये 10 है, फिर आपने कनेक्ट करा 3 को 4 के साथ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 3, 4 1 और 6 के साथ कनेक्टेड है कि नहीं है, नहीं भी है तो भी स्पैनिंग ट्री का पार्ट वो बनेंगे, बस क्लोज पाथ नहीं आना चाहिए। फिर इसके बाद कौन सी एज आएगी, फिर इसके बाद अब आएगी 2 से 7 तक की एज जो किसको कनेक्ट कर रही है, जिसका वेट 14 है, जो 2 और 7 को कनेक्ट कर रही है, क्योंकि अगली मिनिमम वही है हमारे पास। तो अब हमारे पास हो गया 1 से 6 विद द वेट 10, यहाँ आ गया बीच में 2 से 7 विद द वेट 14, और ये हमारे पास 3 से 4 विद द वेट 12। ये है हमारे पास 3 एजेस जो ग्राफ में मिनिमम है, ठीक है। अब इसके बाद अगला स्टेप बताइए। ये तो हो गए हमारे ए बी सी, डी बताइए क्या होगा। राइट, डी में अब आप पिक करेंगे वो जो 14 के बाद नेक्स्ट हायर है, तो 14 के बाद नेक्स्ट हायर 16 है, 16 कनेक्ट कर रहा है 2 और 3 को। क्या 2 और 3 को कनेक्ट करने से क्लोज पाथ बन रहा है, 2 और 3 को कनेक्ट करने से क्या क्लोज पाथ बन रहा है, तो जवाब है नहीं बन रहा है। ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं क्लोज पाथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इन्हें कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ 16 है, यहाँ 14 है, यहाँ 12 है, यहाँ आपके पास 10 है, ठीक है। फिर स्टेप ई, कौन सी एज लेंगे, जल्दी जल्दी बोलिए। फिर आप लेंगे 22, क्योंकि अगली मिनिमम वही है जो कनेक्ट कर रही है 4 को 5 से। 4 और 5 कनेक्ट होने में भी क्लोज पाथ नहीं बन रहा है, तो ये भी आ ही सकता है। तो 1 से 6 को कनेक्ट करा अपन ने, 2 से 7 को कनेक्ट करा अपन ने, 3 से 4 को कनेक्ट करा, और 3 से 4 कनेक्ट होने के बाद फिर कनेक्ट करा अपन ने 4 से 5 को। इसको अब आप कनेक्ट कर दीजिए, तो ये हो गया 10, ये था 2 से 7 14, ये भी कनेक्टेड था 16, 3 से 4 भी कनेक्टेड था 12, और ये था कनेक्टेड 22, ठीक है। इसके बाद आ जाइए एफ पे। नेक्स्ट जो हम कनेक्ट करेंगे वो कनेक्ट करेंगे 5 से 6 करेंगे।
है ना 25। तो अब आप नेक्स्ट जो कनेक्ट करेंगे वो होगा 5 से 6, तो ये हो गया 2 से 7, ये हो गया 3 से 4, और ये हो गया हमारा 5 से 6। इस तरह से नोटिस कीजिए आपका मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री बन के तैयार हो गया, बिल्कुल पहले की तरह। तो ये 10, ये 25, ये 22, ये 12, ये 16, ये 14। कितनी आ रही है कॉस्ट? सबको ऐड करने पर कितनी कॉस्ट निकल रही है? वेरी गुड, कॉस्ट बिल्कुल पहले जैसी आ रही है, दैट इज 99। यही चाहिए भी थी आपको। समझ में आ गया? अब इसका कोड आपकी जिम्मेदारी। ठीक, एल्गोरिथम के स्टेप्स में लिख देता हूं ताकि आप कोड सोच पाए। तो ये है क्रस्कल एल्गोरिथम के लिए जरूरी स्टेप्स। Step number 1, arrange all the edges of the graph in ascending order. ग्राफ की सारी एजेस असेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट कर लीजिए। दिस इज योर स्टेप 1। स्टेप 2, पिक अप द minimum weight edge and check that it should not form a cycle after being added to the tree or spanning tree. स्टार्ट दोनों मिनिमम वेट से ही करते हैं। पहली एज दोनों में सेम ही सेलेक्ट होती है, दूसरी एज से डिफरेंस आता है। क्रस्कल और प्रेम दोनों में पहली एज सेम ही आती है। ठीक है, सो इट शुड नॉट फॉर्म अ साइकिल आफ्टर बीइंग एडेड टू द स्पैनिंग ट्री अंडर कंस्ट्रक्शन। जो स्पैनिंग ट्री अपन बना रहे हैं उसमें ऐड होने पर साइकिल नहीं बननी चाहिए। नंबर 3, इफ द साइकिल इज नॉट फॉर्म्ड, अगर साइकिल नहीं बनती है, देन add the edge to the tree, otherwise discard it. Then comes step 4, कहता है रिपीट कीजिए आप steps 2 and 3 until we get v-1 edges in the tree. तब तक चलिए जब तक नंबर ऑफ एजेस वर्टेक्स से कम आपको ना मिल जाए। तो हमारे केस में नंबर ऑफ एजेस वर्टेक्स से कम आ रही हैं, ऐसा है? यस, राइट। दोनों ही में अल्टीमेटली जो स्पैनिंग ट्री बनेगा वो बिल्कुल सेम बनेगा, बस अप्रोच दोनों की अलग अलग है। जो आपको सही लगे आप वो एल्गोरिथम यूज कर सकते हैं फ्यूचर में जब भी आपको स्पैनिंग ट्री की जरूरत हो। यस अनमोल, अनम्यूट कर रहा हूं मैं, बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि अभी तक जितनी भी एल्गो पढ़ी थी हमने, उनमें से आपने स्टार्टिंग में ये बोला था कि इन दोनों का अलग अलग यूज है, जरूरी नहीं है, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से यूज होता है। सर ये दोनों एल्गो के कैसे क्वेश्चंस होते होंगे, प्रिज्म और क्रूस्कल के? क्योंकि दोनों में कॉस्ट सेम निकल रही है बट तरीका डिफरेंट है, और इजी तरीका हमें ये वाला दिख रहा है क्रूस्कल का। क्वेश्चंस कैसे होते होंगे दोनों एल्गो के अलग अलग? मतलब क्वेश्चन समझाने में आपको ये लिख के तो देंगे नहीं वो कि आपको प्रिम लेना है कि क्रस्कल लेना है, वो तो आपके एक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम देंगे जिसमें आपको इनमें से कोई भी एक एल्गोरिथम लगानी होगी।
सर मतलब आप कोई एक क्वेश्चन बता दीजिए, मतलब वहां से हमको पता चले, जैसे मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सर। वो क्वेश्चन की लैंग्वेज से आपको समझ में आएगा कि आपको एडजेसेंसी देखनी है कि नहीं देखनी है। अच्छा क्रिस्टल ठीक के है। अंदर एडजेसेंसी नहीं देखी हाँ जाती, हाँ प्रिम सर। में एडजेसेंसी देखी जाती यस है। सर। अच्छा बस। ठीक है तो ठीक है अगर ठीक मैं है। आपसे कहता हूँ मेरे पास फेसबुक के मल्टीपल यूजर्स हैं, वो यूजर्स में से कुछ लोग आपस में फ्रेंड्स हैं, आप एक ओके चेन क्रिएट करिए जो सारे फ्रेंड्स को आपस में कनेक्ट करे। तो अब आप ओके बताओ ओके। कैसे करोगे। एडजेसेंसी से। एग्जैक्टली तो इसका ओके मतलब यहाँ सर। प्रेम लगेगा। अच्छा अच्छा ठीक है सर, ठीक है सर, ऐसे क्वेश्चन को थोड़े पता नहीं है ना सर, इसलिए। ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटरव्यू के लिए भी, एज वेल एज डेटा स्ट्रक्चर्स के बचे हुए पूरे पार्ट के लिए, एंड दैट टॉपिक इज रिकर्जन। अब आपको मेनली सॉर्टिंग, सर्चिंग और कॉम्प्लेक्सिटी सीखना है, द लास्ट पार्ट। लेकिन सर्चिंग और सॉर्टिंग में मैक्सिमम एल्गोरिथम्स जो हम यूज करने जा रहे हैं वो सब रिकर्जन नाम के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं। तो बहुत जरूरी है कि आज हम डिटेल में रिकर्जन के बारे में बातचीत कर लें, ताकि इसे आप जब यूज होता हुआ देखें तो कोड की ट्रेसिंग आपसे इजीली हो पाए। चलिए तो सबसे पहले तो मुझे बताइए कंप्यूटर साइंस में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड, बल्कि कंप्यूटर साइंस भी नहीं, आप तो मुझे बताइए इंग्लिश में व्हाट इज रिकर्जन। कंप्यूटर साइंस के बारे में तो बाद में बात करेंगे। अगर मैं आपसे इंग्लिश में पूछूं रिकर्जन वर्ड का मतलब क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे। नहीं, वो तो रिकर्सिव फंक्शन हो गया मनीष। रिकर्जन का मतलब है, ध्यान दीजिएगा, डिफाइनिंग समथिंग, डिफाइनिंग समथिंग इन टर्म्स ऑफ इटसेल्फ। ये क्या बात हुई, डिफाइनिंग समथिंग इन टर्म्स ऑफ इटसेल्फ। तो इसका दूसरा सिंप्लीफाइड वर्जन सुनिए। और when we solve a problem, or I can say when we solve a large problem, then if we break that large problem into multiple sub problems of the same nature, comma, solve these smaller sub problems and then use their answer or result to solve the bigger problem, then we say that our approach is recursive. अब ध्यान से सुनिएगा, ये पूरी कहानी का एक सिंपल सा डेमोन्स्ट्रेशन। ये थ्योरी आपको ये समझाने की कोशिश कर रही है कि अगर आपको किसी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप उसके जैसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को पहले सॉल्व करें, यानी उस बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में ब्रेक कर दें, पहले छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, उन छोटी प्रॉब्लम्स को आप, उन छोटी प्रॉब्लम्स के रिजल्ट्स को आप बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज करें, तो हम मानेंगे कि आपकी अप्रोच रिकर्सिव है। मेरी बात एक छोटे से डेमो से आप समझिए। इमेजिन करिए मुझे 5 का फैक्टोरियल निकालना है। नाउ वी ऑल नो 5 का फैक्टोरियल होता है 5 into 4 into 3 into 2 into 1। अब आप इसको एक डिफरेंट एंगल से देखिए और मुझे बताइए, क्या हम इसे ये नहीं कह सकते कि 5 का फैक्टोरियल मतलब 5 into ये क्या है, जिसे मैंने अंडरलाइन करा है, 4 का फैक्टोरियल, कह सकते हैं, राइट? ऐसे ही गेस करिए, जो 4 का फैक्टोरियल है, क्या मैं कह सकता हूं इसका मतलब है 4 into 3 का फैक्टोरियल। ये जो 3 का फैक्टोरियल है, आई कैन राइट इट एज 3 into फैक्टोरियल ऑफ 2। ये जो 2 का फैक्टोरियल है, आई कैन राइट इट एज 2 into फैक्टोरियल ऑफ 1, राइट? अब ध्यान दीजिएगा, ये जो फैक्टोरियल ऑफ 1 है, ये एक डिफाइंड वैल्यू है। ये जो फैक्टोरियल ऑफ 1 है, ये एक डिफाइंड वैल्यू है। यस, फैक्टोरियल ऑफ 1 इज 1। अब मैं इस 1 को यूज कर सकता हूं, यहां मल्टीप्लाई करूं मैं इसे, दिस 1 व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 2 विल गिव मी 2, और इस 2 को मैं यूज कर सकता हूं एज द रिजल्ट ऑफ फैक्टोरियल 2, राइट?
this 2 multiplied by 3 will give me result of factorial 3, which is 6. This 6 multiplied by 4 will give me result of factorial 4, which is 24. And this 24 multiplied by 5 will give me result of factorial 5, which is nothing but 120. सही है? समझ आया? शाबाश। तो अगर हम इस तरह की अप्रोच लेकर चलें, इस तरीके की स्ट्रैटेजी अपनाएं, तो ये स्ट्रैटेजी, ये तरीका अपने आप में कहलाएगा रिकर्सिव। और अगर आप देख रहे हैं तो इसी का दूसरा नाम होता है डिवाइड एंड कॉन्कर। ये जो ट्रिक आप देख रहे हैं ना प्रोग्रामिंग की या प्रॉब्लम सॉल्विंग की, दिस ट्रिक इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रैटेजी। तो आप सीधे 5 का फैक्टोरियल नहीं निकालेंगे, आप पहले उससे छोटे नंबरों के फैक्टोरियल निकालेंगे और हर छोटे नंबर के फैक्टोरियल को बेस बनाएंगे उससे बड़े नंबर के फैक्टोरियल को निकालने के लिए। तो अपन मानेंगे दिस अप्रोच इज कॉल्ड एज रिकर्सिव अप्रोच। समझ में आया रिकर्जन? ठीक है, ये तो था इंग्लिश में रिकर्जन क्या है। अब बात होगी प्रोग्रामिंग में रिकर्जन क्या है। तो आप सबने सुना ही होगा प्रोग्रामिंग में रिकर्जन कहाँ लगता है। तो जवाब है प्रोग्रामिंग में रिकर्जन फंक्शंस के साथ लगता है। सही कह रहा हूं? द वर्ड रिकर्जन इन प्रोग्रामिंग इज यूज्ड अलोंग विद फंक्शंस। जब भी आपके कानों में रिकर्जन वर्ड पड़े, हमेशा याद कर लीजिएगा फंक्शंस को, क्योंकि इन प्रोग्रामिंग वी मेक यूज ऑफ द टेक्निक ऑफ रिकर्जन व्हाइल क्रिएटिंग फंक्शंस। और ऐसे फंक्शंस जो रिकर्जन यूज करते हैं वो क्या बन जाते हैं? वो बन जाते हैं रिकर्सिव फंक्शंस। सो इन प्रोग्रामिंग the word recursion is always used along with functions. And if a function uses recursion technique, then it is called as recursive function. Then it is called as recursive function. ठीक है, अब सवाल आता है रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है। तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है, अ रिकर्सिव फंक्शन is a function which can call itself within its own body। यानी अगर कोई फंक्शन अपना कॉल अपनी ही बॉडी के अंदर कंटेन करे तो वो फंक्शन अपने आप में कहलाएगा रिकर्सिव फंक्शन। आई रिपीट माय वर्ड्स, किसी फंक्शन की बॉडी में अगर आप उसी फंक्शन का कॉल इंसर्ट कर देते हैं तो फंक्शन कहलाएगा रिकर्सिव फंक्शन। तो जनरल सिंटेक्स कैसे दिखेगा रिकर्सिव फंक्शन का? जनरल सिंटेक्स दिखेगा कुछ ऐसा, आप लिखेंगे रिटन टाइप, रिटन टाइप के बाद आएगा फंक्शन का नाम, फंक्शन के नाम के बाद पैरेंथेसिस में एज यूजुअल फंक्शन के आएंगे आर्ग्यूमेंट्स, राइट। इन आर्ग्यूमेंट्स के बाद फंक्शन की ये होगी कुछ बॉडी, और इसी बॉडी में क्या छुपा होगा? इसी बॉडी में क्या होगा? जल्दी जल्दी बोलें। इसी बॉडी में, वेरी गुड, इसी फंक्शन का खुद का कॉल मौजूद होगा। इसी बॉडी में ये अपने आप को वापस कॉल कर लेगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो जब ये अपने आप को वापस कॉल कर लेगा विद द डिजायर्ड आर्ग्यूमेंट्स, तो कंपाइलर यहां से वापस यहां लौट जाएगा, वापस इस बॉडी को रन करने के लिए चला जाएगा। यस, थोड़ा सा और प्रैक्टिकल डेमो देखें। तो इमेजिन करिए ये मेरे पास मेन है, इमेजिन करिए ये मेन में कुछ लाइनें हैं और इन कुछ लाइनों के बाद मैंने इसी में मेन को दोबारा कॉल कर रखा। ठीक, तो अब आप रिकॉल करिए, ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले मेन को कॉल करेगा तो मेन रन होना स्टार्ट होगा, और मेन के रन होने के दौरान मेन में मेन का ही कॉल मिलेगा। जब मेन में मेन का ही कॉल मिलेगा तो कंट्रोल वापस मेन की बॉडी पे जाएगा, कंट्रोल वापस मेन की बॉडी पे जाएगा।
बिल्कुल जाएगा, और जब वो वापस मेन की बॉडी पे जाएगा तो मेन अपने आप को दोबारा रन करेगा। यस, मेन अपने आप को फिर से एग्जीक्यूट करेगा, फिर से रन करेगा। आया समझ? पॉइंट क्लियर? ये एक रफ आइडिया आपको लग गया होगा रिकर्जन का। ठीक है, अब सवाल आता है, अगर फंक्शन को हम रिकर्सिव बनाते हैं, उसमें कुछ नियम कायदे हैं, कुछ शर्तें हैं क्या जो हमें ध्यान रखनी है? तो गौर करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं किसी भी फंक्शन के रिकर्सिव होने के लिए। दैट मीन्स अगर कोई फंक्शन रिकर्जन की टेक्निक यूज करता है तो वो फंक्शन में क्या क्या जरूरी पॉइंट्स चाहिए, उनकी लिस्टिंग में आपको दे रहा हूं। सबसे पहली बात, अगर आप डायग्राम को दोबारा देखें, अगर फंक्शन अपने आप को फिर से कॉल कर रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर जो भी आपने कोड लिखा है वो फिर से रन होगा, राइट? इसका मतलब रिकर्जन वहीं पे लगना चाहिए ना जहां कोई टास्क बार बार रिपीट करना हो। क्या कहते हैं? सही है। अगर कोई टास्क एक ही बार करना है तो वहां रिकर्जन नहीं लगेगा। तो रिकर्जन के लिए पहली शर्त क्या है? द टास्क टू बी डन बाय द फंक्शन must be of repetitive nature। फंक्शन द्वारा जो टास्क करा जा रहा है वो रिपीटेटिव नेचर का टास्क होना चाहिए। दैट इज द मेन इशू, या दैट इज द मेन रिक्वायरमेंट बिफोर अप्लाइंग रिकर्जन। नंबर 2, जिसकी तरफ आपका ध्यान गया होगा, फंक्शन रिकर्सिव बने इसके लिए बहुत जरूरी है कि वो अपने आप को कॉल करे। यस, फंक्शन रिकर्सिव बने तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि वो अपने आप को कॉल करे। तीसरी और सबसे जरूरी बात, जिस तरह से मैंने आपके सामने मेन लिखा है, अगर इस तरीके से मेन चलने लगे तो आपको नहीं लगता ये इनफाइनाइट हो जाएगा? ये तो कॉल करता ही जाएगा अपने आप को बार 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 बार, फिर ये रुकेगा कब? इसका कोई एंड पॉइंट ही नहीं आएगा। तो इसका मतलब अगर आप फंक्शन बॉडी के अंदर रिकर्जन लगा रहे हैं तो जैसे लूप के लिए टर्मिनेटिंग कंडीशन लिखनी पड़ती है, कुछ ब्रेक व्रेक लगाना पड़ता है, या कोई कंडीशन ऐसी देनी पड़ती है जो लूप को रोके, ऐसे रिकर्जन के लिए भी आपको एक कंडीशन उसकी बॉडी में लगानी पड़ती है। चाहे वो आप इफ से लगाएं, चाहे वो आप एल्स इफ से लगाएं, चाहे वो आप स्विच से लगाएं, कैसे भी लगाएं, लेकिन रिकर्सिव फंक्शन की बॉडी में हर हाल में एक टेस्ट कंडीशन होनी चाहिए, जिस कंडीशन के बेसिस पर फंक्शन अपने आप को कॉल करे, और जब वो कंडीशन फॉल्स हो जाए तो फंक्शन अपने आप को कॉल करना बंद कर दे। या उल्टा बोल लीजिए, जब तक वो फॉल्स रहे तब तक फंक्शन अपने आप को कॉल करे, और जब वो कंडीशन ट्रू हो जाए तो फंक्शन अपने आप को कॉल करना बंद कर दे। यानी थर्ड रिक्वायरमेंट फॉर अ फंक्शन टू बिकम रिकर्सिव इज द फंक्शन मस्ट हैव अ टेस्ट कंडीशन। फंक्शन के अंदर हर हाल में एक टेस्ट कंडीशन होनी चाहिए, बेस्ड अपॉन विच द फंक्शन will continue or terminate its call। या तो अपना कॉल कंडीशन को देखकर दे, या वो अपना कॉल कंडीशन के फॉल्स होने पर दे, जैसे भी है, लेकिन कोई एक कंडीशन होनी चाहिए जो कॉल को कंट्रोल करे। इन कंडीशंस को क्या बुलाया जाता है? आज से एक नया नाम, सच कंडीशंस आर कॉल्ड एज बेस कंडीशंस। इन्हें रिकर्जन की वोकैबुलरी में बोलते हैं बेस कंडीशंस। तो अगर इस पूरे को अब प्रॉपर सिंटेक्स में कन्वर्ट करा जाए, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, तो रिकर्जन का जो प्रॉपर और ऑफिशियल सिंटेक्स बना वो बना कुछ ऐसा। आपने सबसे पहले मेंशन करी फंक्शन की रिटर्न टाइप, फिर आपने मेंशन करा फंक्शन का नाम, फिर आपने मेंशन करे फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स, फिर इसके बाद आपने फंक्शन की बॉडी मेंशन करी, जो भी आपको अंदर कोडिंग करनी थी वो आपने लिखी। ये सारी कोडिंग लिखने के बाद आपने एक इफ लगाया, इफ के अंदर आपने एक टेस्ट कंडीशन दी, टेस्ट कंडीशन के बाद आपने इफ में कुछ लिखा, और ये कुछ लिखने के बाद आपने फंक्शन को दोबारा कॉल कर लिया। फंक्शन को दोबारा से आपने यहाँ पे कॉल कर लिया विद डिजायर्ड आर्ग्यूमेंट्स।
राइट, ये आपका इफ फिनिश हो गया, ये आपका फंक्शन की बॉडी फिनिश हो गई। अब ये जो इफ आप देख रहे हैं, इसी को मैं इतनी देर से बोले जा रहा हूं, ये कौन है? ये है आपके रिकर्जन की बेस कंडीशन। तो ये कंडीशन क्या कंट्रोल कर रही है? जल्दी जल्दी बोलिए, ये कंडीशन क्या कंट्रोल कर रही है? ये कंडीशन ये कंट्रोल कर रही है कि फंक्शन अपने आप को कब तक कॉल करेगा, और ऐसा कौन सा पॉइंट आएगा जब वो अपने आप को कॉल करना बंद कर देगा। ठीक, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये वाला पार्ट हमारा तभी तक चलेगा जब तक बेस कंडीशन ट्रू है। कैन आई से दिस? दिस विल रन ओनली व्हेन द बेस कंडीशन इज ट्रू। ये जो इफ के अंदर वाली बॉडी है, कैन आई से दिस? This will run only when the base condition is true, and as soon as this condition becomes false, जैसे ही ये कंडीशन हमारी false होगी, the function will stop calling itself. फंक्शन अपने आप को कॉल करना बंद कर देगा। राइट, तो ये है बेस कंडीशन का रोल, बेस कंडीशन की खासियत। ठीक है, अब इसको एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर कुछ और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स लेंगे। ठीक, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 2 इंटीजर्स फ्रॉम द यूजर। यूजर से आपको 2 इंटीजर्स लेने हैं। टू एक्सेप्ट 2 इंटीजर्स फ्रॉम द यूजर, कॉमा, add them, comma, display their sum, and then again ask the user if he wants to continue. If the answer is y यानी कि yes. If the answer is y, then repeat the process, otherwise terminate the program. Otherwise terminate the program. बताइए, क्वेश्चन क्लियर है? राइट, तो पहले हम इसे बिना रिकर्जन के बना के देखते हैं, बन जाएगा बिना रिकर्जन के? यस, और बिना रिकर्जन के बनाएंगे तो क्या लगेगा? तो लगेगा इसमें लूप लगेगा। इसका मतलब रिकर्जन लूप्स का ऑल्टरनेट है, कह सकते हैं। रिकर्जन की टेक्निक लूपिंग का ऑल्टरनेट है, कैन आई से दिस? ठीक है, चलिए, तो अब इसका पहले इटरेटिव सॉल्यूशन देखते हैं। इस कोड का इटरेटिव सॉल्यूशन हमारा कुछ ऐसा होगा। मैंने मेन के अंदर आकर 2 वेरिएबल लिए, ए और बी। एक कैरेक्टर वेरिएबल लिया मैंने चॉइस। फिर इसके बाद मैंने डू लिखा। डू के अंदर मैंने प्रिंटफ लिखा। प्रिंटफ में यूजर से मैंने 2 इंटीजर्स डिमांड करे। जो भी 2 इंटीजर यूजर से मिले उन्हें स्कैन करके रख लिया मैंने अपने वेरिएबल्स ए और बी में। ये भी क्लियर है, इनपुट लेने तक का पार्ट। इसके बाद आप यूजर को बोलेंगे जो 2 नंबर्स उसने दिए हैं उनका सम है a प्लस बी, और a प्लस बी दिखाने के बाद आप यूजर से सवाल करेंगे कि क्या वो इस प्रोसेस को रिपीट करना चाहता है। तो आपका क्वेश्चन होगा, डू यू वांट टू रिपीट? ऑप्शंस आप उसको देंगे y और n। अगर यूजर का जवाब आता है यस,
सबसे पहले तो आप बफर क्लीन करेंगे, पढ़ा होगा आपने ये एफ फ्लश की स्टोरी सी लैंग्वेज में। एंटर बफर से हटाने के लिए इसको यूज करना जरूरी होता है अगर %c वाले स्कैनफ के पहले आपने कोई स्कैनफ दिया हो। हमने ऑलरेडी यूजर से 2 इंटीजर्स लिए हैं, उन इंटीजर्स का बचा हुआ एंटर अगले स्कैनफ का इनपुट ना बन जाए, इसके लिए आप बफर क्लीन कर रहे हैं। और बफर क्लीन करने के बाद चॉइस में यूजर का जवाब लेने के बाद आपने यहाँ पर लिखा है व्हाइल चॉइस डबल इक्वल्स टू y, राइट। यही होगा इस प्रोग्राम का इटरेटिव वर्जन, लूपिंग वाला वर्जन। ओके, अब अगर मैं आपसे कहूं ये सेम प्रोग्राम बिना लूप के बन जाएगा, तो जवाब है बिल्कुल बन जाएगा। द वेरी सेम कोड कैन बी रीडिजाइन विदाउट मेकिंग यूज ऑफ एनी लूप। बिना लूप के भी आप इस कोड को बना सकते हैं। ठीक है, कैसे बना सकते हैं ध्यान से देखिएगा। ये डू हटा दीजिए, यहां तक का पूरा पार्ट आपका पहले जैसा ही चलेगा। ये प्रिंट एफ, ये स्कैन एफ, ये सम दिखाने वाला प्रिंट एफ, क्वेश्चन पूछना, बफर क्लीन करना, स्कैन एफ से जवाब लेना। इस स्कैन एफ के बाद आप छोटा सा एक चेंज करेंगे। अब आप यहाँ लिखेंगे अगर चॉइस की वैल्यू y है तो हम इस इफ की बॉडी के अंदर से मेन को कॉल कर लें। ठीक, अब अगर आप इसकी वर्किंग को समझें तो सबसे पहला कॉल मेन को ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से मिलेगा, राइट। पहला कॉल मेन ओएस के द्वारा करा जाएगा, अंदर वाला सारा पार्ट रन होगा, और सारा पार्ट रन होने पर अगर यूजर ने चॉइस की वैल्यू आपको y दी तो ये इफ की बॉडी में क्या है, अगर यूजर ने चॉइस y दिया तो इफ की बॉडी में क्या है, अरे इफ की बॉडी में चॉइस कहाँ है, मैं पूछ रहा हूं इफ की बॉडी में क्या है, इफ की बॉडी में मेन का कॉल है। तो यहां से कंट्रोल कहां जाएगा, यहां से कंट्रोल वापस मेन फंक्शन की बॉडी पे जाएगा, राइट। फिर से मेन चलेगा, फिर से मेन चलेगा, यस। तो फिर से पूरा फंक्शन मेमोरी में लोड होगा, ये पूरा मेन फंक्शन मेमोरी में फिर से लोड होगा, नहीं, यही गलतफहमी है। इसलिए रिकर्जन का इन डेप्थ एनालिसिस समझना जरूरी है। सोचो अगर ऐसे फंक्शन की मल्टीपल कॉपीज मेमोरी में बनती गई तो आपको नहीं लगता है मेमोरी भर जाएगी? क्या ये लॉजिकली पॉसिबल है कि फंक्शन की पूरी पूरी बॉडी वापस मेमोरी में लोड की जाए? सोचो अगर इस फंक्शन में 100 लाइनों का कोड होता तो हर बार 100 लाइनें मेमोरी में लोड होंगी? वेरी वेरी इम्पॉसिबल। ठीक है, तो अब अपन अंदर से समझते हैं रिकर्जन काम कैसे करता है। ये सरफेस लेवल समझ में आ गया, ऊपरी तरीका रिकर्जन का क्लियर हो गया, रिकर्जन कैसे काम करता है, राइट। आप इंटरनल वर्किंग समझिए रिकर्जन की। ठीक है, बहुत ध्यान से इन ट्रेसेस को देखिएगा, जैसे मैं ट्रेस आपको दे रहा हूं बिल्कुल वैसे ही ट्रेस आगे चलकर सॉर्टिंग सर्चिंग में मिलेंगे। तो फिलहाल मैं आपको एक नॉर्मल वे में फंक्शन कॉल्स और मेमोरी का मैनेजमेंट समझा रहा हूं, फिर इसके बाद रिकर्जन में इसको यूज करेंगे। तो मैं पहला छोटा सा डेमो आपको समझा रहा हूं, हाउ मेमोरी एंड फंक्शन कॉल्स आर मैनेज्ड एट रन टाइम। हाउ मेमोरी एंड फंक्शन कॉल्स आर मैनेज्ड एट रन टाइम। इसको समझिए तो आपको रिकर्जन समझने में आसानी होगी। इसके बाद रिकर्जन का एग्जांपल भी लेते हैं। तो इमेजिन करिए मेरे प्रोग्राम के अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया है f2 के नाम से, जो पैरामीटर में एक इंटीजर n ले रहा है, यहाँ n की वैल्यू को स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहा है, और यहाँ मैंने लिखा हुआ है रिटर्न। ये जो f2 है इसको कॉल करने का काम एक और फंक्शन कर रहा है जिसका नाम मैंने f1 दिया है। तो f1 की बॉडी में मैंने एक इंटीजर x लिया है जिसकी वैल्यू 10 है। f1 को कॉल करते वक्त मैंने x को एज ए पैरामीटर पास करा है और यहाँ लिखा हुआ है इसका रिटर्न। और ये जो f1 है इसको कॉल करने का काम इमेजिन करिए मेन कर रहा है। मेन के अंदर a में वैल्यू 20 है, मेन का एक लोकल वेरिएबल a है, मेन ने f1 कॉल करा है और यहाँ मेन का रिटर्न स्टेटमेंट है।
पहले तो ये सिंपल सा कोड देखिए और बताइए ये समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? ये सिंपल सा कोड समझ में आ रहा है? आ रहा है सभी को समझ? आगे बढ़ो। राइट। अभी बताइए, जब इस प्रोग्राम को आप रन करेंगे तो ये प्रोग्राम मेमोरी में लोड होगा, आपके कंप्यूटर के रैम एरिया में ये प्रोग्राम लोड होगा? जवाब दीजिए हाँ या ना। ऐसा कुछ नहीं होगा अनुराग। एफ ही नहीं लगाया तो तुम्हें एफ की बॉडी कहां, F1 की बॉडी में कहां आएगा 2 कॉल? F1 की बॉडी में हाँ F2 का कॉल आएगा। राइट, आई थॉट आपने लिखा इफ की बॉडी, माय मिस्टेक, बिल्कुल सही। F1 की बॉडी में F2 का कॉल आएगा। ठीक, तो अब जब इस प्रोग्राम को आप रन करेंगे तो ये प्रोग्राम मेमोरी में लोड होगा? जल्दी जल्दी बोलिए। होगा। क्या आपको पता है आपकी मेमोरी के कितने पार्टीशंस होते हैं? प्रोग्राम मेमोरी के जिस एरिया में जाकर रन होता है उस एरिया में कितने पार्टीशंस होते हैं, कितने सेक्शंस होते हैं? कुछ आइडिया है कि नहीं है? तो मैं आपको बता दूं, जो आपके प्रोग्राम का मेमोरी एरिया होता है, रैम एरिया होता है, उस रैम एरिया में होते हैं टोटल 3 पार्टीशंस। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जहां जाकर प्रोग्राम रन होता है ना, पहली बात तो प्रोग्राम जहां रन होता है उसे बोलते क्या है? प्रोग्राम जहां रन होता है उसे बोलते क्या है? उसे बोलते हैं सेगमेंट। ये जो पूरा ब्लॉक आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज सेगमेंट। और ये सेगमेंट कितने पार्ट्स में ब्रेक होता है? ये सेगमेंट ब्रेक होता है 3 पार्ट्स में। ठीक है, एक पार्ट का नाम होता है हीप एरिया, ध्यान दीजिएगा। वन ऑफ द पार्ट इज कॉल्ड एज हीप एरिया। ओके, जो दूसरा पार्ट होता है उस पार्ट का नाम होता है स्टैक एरिया। राइट, और जो तीसरा पार्ट होता है उसका नाम होता है कोड सेगमेंट। जो तीसरा पार्ट होता है उसका नाम होता है कोड सेगमेंट। समझ आ रहा है? तीनों नाम क्लियर है? ठीक, अब किस एरिया में क्या होता है? हीप एरिया आप जानते हैं क्या होता है इसमें? अच्छे से जानते हैं। हीप एरिया यूज करा जाता है फॉर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। सारा डीएमए का प्रोसेस यहीं पे होता है ना, तो एमलॉक आपके लिए मेमोरी यहीं से लाता है ना, डीएमए हीप एरिया से। ओके, स्टैक एरिया में क्या रखा जाता है? कैन एनीवन टेल मी? स्टैक एरिया में क्या रखा जाता है? कैन एनीवन टेल मी? तो जवाब है, जितने भी आप अपने प्रोग्राम में लोकल वेरिएबल्स बनाते हैं, राइट, ऑल लोकल वेरिएबल्स and return addresses, all local variables and return addresses are stored in stack area. ठीक है, क्या आप मुझे बता सकते हैं what is the meaning of the word return address? जल्दी बोलिए। रिटर्न एड्रेस प्रोग्रामिंग में किसको बोलते हैं? रिटर्न कीवर्ड के एड्रेस को बोलते हैं क्या? रिटर्न एड्रेस रिटर्न कीवर्ड का एड्रेस होता है क्या? नहीं, रिटर्न एड्रेस का मतलब होता है फंक्शन कॉल के बाद जो लाइन आपके प्रोग्राम में लिखी गई है उस लाइन को बोलते हैं रिटर्न एड्रेस। फंक्शन कॉल के बाद की जो लाइन होती है ना, उस लाइन को बोलते हैं अपन रिटर्न एड्रेस। जैसे ध्यान से देखिए, इमेजिन करिए ये मैंने कोड लिखा हुआ है। अब इस कोड में मुझे बताइए, क्या printf एक फंक्शन कॉल है? जल्दी बोलो, है? printf के चलने के बाद प्रोग्राम में अगली लाइन कौन सी चलेगी? printf के चलने के बाद प्रोग्राम में अगली लाइन कौन सी चलेगी? scanf चलेगी। तो scanf वाली लाइन का जो एड्रेस है उसे बोलते हैं रिटर्न एड्रेस। आया समझ? scanf फंक्शन के एड्रेस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उस लाइन के एड्रेस की बात कर रहा हूं जो फंक्शन कॉल के बाद आपने लिखी हुई है। तो किसी भी फंक्शन कॉल के बाद
जो भी स्टेटमेंट आपने अपने प्रोग्राम में लिखा है उस स्टेटमेंट के इंस्ट्रक्शन का एड्रेस कहलाता है रिटर्न एड्रेस। क्लियर हुआ? हाँ के ना? लाइन का एड्रेस होता है, बिल्कुल। हर इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है, उसे बोलते हैं रिटर्न एड्रेस। ओके। और जो सबसे नीचे एरिया आपको दिख रहा है कोड सेगमेंट, इसमें कौन लोड होता है? इसमें कौन लोड होता है? तो इसमें लोड होते हैं सारे फंक्शन की बॉडीज। जितने भी फंक्शंस आपने अपने प्रोग्राम में बनाए, जब वो रन होते हैं तो कहाँ लोड होते हैं? जब वो रन होते हैं तो कहाँ लोड होते हैं? वो लोड होते हैं कोड सेगमेंट के अंदर। ठीक है, अब आप इस कोड को मेरे साथ ट्रेस कीजिए। ये प्रोग्राम जब रन होगा तो सबसे पहले कौन सा फंक्शन कॉल होगा? ये प्रोग्राम जब रन होगा, ग्लोबल वेरिएबल्स का एरिया अलग होता है, बताऊंगा मैं आपको आगे, पहले आप ये देख लो। जब ये प्रोग्राम रन होगा तो कौन सा फंक्शन सबसे पहले कॉल होगा? मेन। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मेन को कहां लोड करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम मेन फंक्शन को कोड सेगमेंट में लेकर आएगा। तो सबसे पहले कोड सेगमेंट में मेन फंक्शन की बॉडी आएगी, राइट? ये मेन फंक्शन कोड सेगमेंट में लोड हुआ। ठीक है, एक ही बार लोड होगा, एक ही बार अनलोड होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट लाइन, जस्ट नेक्स्ट लाइन, पूरी कहानी सुनो सुमित, फिर उसके बाद डाउट पूछना, पहले सुन लो पूरी स्टोरी। ठीक है, अब आपका प्रोग्राम जब रन होगा तो मेन के अंदर पहली लाइन क्या है? मेन के अंदर पहली लाइन क्या है? मेन के अंदर पहली लाइन है इंट a इक्वल टू 20। क्या ये a मेन का लोकल वेरिएबल है? क्या ये a मेन का लोकल वेरिएबल है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम स्टैक एरिया में एक सेक्शन बनाएगा। सुना आपने ध्यान से? कहां बनाएगा सेक्शन? स्टैक एरिया में एक सेक्शन बनाएगा। इस सेक्शन में वो आपका ये मेन वाला वेरिएबल रखेगा a। कितनी वैल्यू है a की? कितनी वैल्यू है a की वैल्यू है 20। इसके बाद F1 का कॉल आएगा, जल्दी बोलिए हाँ या ना? आएगा। क्या F1 के कॉल के बाद मेन में चलाने के लिए कुछ नहीं बचा है कि कुछ बचा है? F1 के कॉल के बाद मेन में चलाने के लिए कुछ नहीं बचा है कि कुछ बचा है? बचा है, एक रिटर्न स्टेटमेंट बचा है। बचा है तो ऑपरेटिंग सिस्टम इस रिटर्न स्टेटमेंट के एड्रेस को इस एरिया के अंदर सेव कर देगा। मान लीजिए ये जो रिटर्न वाला स्टेटमेंट है इसका एड्रेस है 1000, तो ये जो 1000 एड्रेस है, जो रिटर्न स्टेटमेंट का एड्रेस है, वो स्टैक के अंदर कर दिया जाएगा सेव। वो स्टैक के अंदर कर दिया जाएगा सेव। अब ये जो आप स्टैक के अंदर एक छोटा सा हिस्सा बना हुआ देख रहे हैं, अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या कहलाता है? व्हाट इज दिस पार्ट नोन एज? तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में दिस पार्ट इज नोन एज एक्टिवेशन रिकॉर्ड। इसे एक्टिवेशन रिकॉर्ड बुलाते हैं, या आप इसे स्टैक फ्रेम भी बुला सकते हैं। दोनों ही नाम इसके लिए वैलिड है, एक्टिवेशन रिकॉर्ड और स्टैक फ्रेम। तो ये किसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड या स्टैक फ्रेम है? जल्दी जवाब दें। ये किसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड या स्टैक फ्रेम है? जल्दी जवाब दें। कौन से फंक्शन के लिए डिटेल्स यहाँ पे रखी गई हैं? तो फिलहाल ये मेन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड है। ठीक है, अब कंपाइलर जब जाएगा F1 के पास तो F1 को मेमोरी में लोड करना पड़ेगा। जल्दी बोलिए फटाफट, करना पड़ेगा कि नहीं? वेरी गुड। कहां लोड होगा F1? F1 कहां लोड होगा? अगेन जवाब है कोड सेगमेंट में लोड होगा। तो कोड सेगमेंट में F1 की बॉडी को लोड करा जाएगा, और अब F1 का एग्जीक्यूशन जब स्टार्ट होगा तो एक और एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा। एक और एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा। यस और नो में जवाब दें, बनेगा? यस, एक और एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा। इस एक्टिवेशन रिकॉर्ड में क्या रखा जाएगा? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। इस एक्टिवेशन रिकॉर्ड में क्या रखा जाएगा? रखी जाएगी x वेरिएबल की वैल्यू। x की वैल्यू कितनी है? तो जवाब है x की वैल्यू 10 है। उसके नीचे F2 का कॉल आ रहा है। क्योंकि F2 का कॉल आ रहा है तो कंपाइलर को F1 छोड़ के जाना पड़ेगा F2 के पास, हाँ या ना? बिल्कुल जाना पड़ेगा, लेकिन उसे मालूम है अभी F1 का एग्जीक्यूशन खत्म नहीं हुआ है। कंपाइलर को मालूम है ना, या ऑपरेटिंग सिस्टम को मालूम है ना कि अभी F1 का एग्जीक्यूशन खत्म नहीं हुआ है।
तो कौन सी लाइन बची हुई है F1 में चलाने के लिए भी? रिटर्न। तो यहाँ पर एक और एड्रेस मेंटेन करा जाएगा जो इस रिटर्न स्टेटमेंट का एड्रेस है, राइट। और रिटर्न इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ F2 के कॉल के बाद रिटर्न आ रहा है। इमेजिन करिए यहाँ F2 के कॉल के बाद CLR SCR का कॉल आता, तो CLR SCR का एड्रेस यहाँ पर मेंटेन होता। CLR SCR का अगर कॉल आता तो यहाँ CLR SCR वाली लाइन का एड्रेस मेंटेन होता, यस और नो? यस। अभी के लिए रिटर्न आ रहा है तो मैं रिटर्न का एड्रेस दिखा रहा हूँ। इमेजिन करिए ये एड्रेस 2000 है तो यहाँ पर 2000 मेंटेन होगा, ठीक है। अब फिर कंपाइलर F2 के कॉल के कारण यहां से F2 पे जंप करेगा। जब वो F2 पे जंप करेगा तो एक और एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा, लेकिन उससे पहले F2 मेमोरी में लोड होगा। ओके, ये F2 की कॉपी रन हो रही है मेमोरी में, और F2 के लिए एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड और क्रिएट करा जाएगा। ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड जो F2 के लिए बनाया जा रहा है, ये तो F1 का एक्टिवेशन रिकॉर्ड था, ये F2 का एक्टिवेशन रिकॉर्ड बन रहा है। ये जो F2 के लिए एक्टिवेशन रिकॉर्ड बन रहा है, इसमें क्या रखा जाएगा? फटाफट बोलिए, n आएगा इसमें। क्या फॉर्मल आर्गुमेंट्स लोकल वेरिएबल की तरह होते हैं? यस, फॉर्मल आर्गुमेंट लोकल वेरिएबल की ही तरह होते हैं। तो यहां मेंटेन होगा n में वैल्यू क्या पास होगी? n में वैल्यू पास होगी 10। और अगर आप ध्यान से सोचें तो इसके अंदर जो प्रिंटफ दिया हुआ है वो भी एक फंक्शन कॉल है। प्रिंटफ भी एक फंक्शन कॉल। इससे पहले कि प्रिंटफ रन हो, ये वाले रिटर्न का भी एड्रेस मेंटेन होगा एक्टिवेशन रिकॉर्ड में। मान लीजिए इस रिटर्न का एड्रेस 3000 है, तो यहां रिटर्न स्टेटमेंट का एड्रेस 3000 भी मेंटेन होगा। अब इसके बाद प्रिंटफ लोड होगा मेमोरी में, फटाफट बोलिए। यस, प्रिंटफ फंक्शन कोड सेगमेंट के अंदर लोड करा जाएगा। प्रिंटफ का पूरा कोड सेगमेंट में आएगा, और प्रिंटफ का भी बनेगा एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड। आप मानते हैं प्रिंटफ में भी कुछ वेरिएबल्स यूज हुए होंगे? प्रिंटफ को भी काम करने के लिए कुछ वेरिएबल्स चाहिए, तो यहाँ वो वेरिएबल्स आएंगे। और जब प्रिंटफ का एग्जीक्यूशन खत्म होगा तो कंट्रोल वापस F2 के पास आएगा। जल्दी बोलिए, जब प्रिंटफ का एग्जीक्यूशन खत्म होगा तो कंट्रोल वापस लौटेगा F2 के पास। जब कंट्रोल F2 के पास वापस लौटेगा तो प्रिंटफ के इस एक्टिवेशन रिकॉर्ड को, याद रखिएगा, मेमोरी से हटा दिया जाएगा। यानी जब कोई फंक्शन खत्म होता है तो मेमोरी से क्या हटता है? फंक्शन का कोड या उसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड। जब कोई फंक्शन हटता है तो उसका कोड कभी नहीं हटता है, उसकी जगह क्या हटता है? उसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड रिमूव करा जाता है। जो भी एक्टिवेशन रिकॉर्ड होता है वो मेमोरी से हटाया जाएगा, तो प्रिंटफ का एक्टिवेशन रिकॉर्ड खत्म होगा। ठीक है, अब नोटिस करिए, जब प्रिंटफ का एक्टिवेशन रिकॉर्ड खत्म होगा तो इसके नीचे F2 का एक्टिवेशन रिकॉर्ड बैठा हुआ है। इसके नीचे F2 का एक्टिवेशन रिकॉर्ड बैठा हुआ है। जल्दी जल्दी बोलिए। यस, इसके नीचे F2 का एक्टिवेशन रिकॉर्ड बैठा हुआ है। ओके, F2 के एक्टिवेशन रिकॉर्ड पे जब कंट्रोल वापस लौटेगा तो इसमें बस एक ही लाइन बची है ना चलाने के लिए, रिटर्न। यही वाला इंस्ट्रक्शन बचा है। जैसे ये रिटर्न एग्जीक्यूट होगा F2 भी अनलोड हो जाएगा। यस, F2 भी अनलोड हो जाएगा। अब आप अगर इस सेक्शन का बिहेवियर देखें तो ये बिल्कुल स्टैक स्टाइल में हो रहा है। जो लास्ट में सबसे ऊपर गया वो सबसे पहले बाहर आ रहा है। तो जिस तरह से ये एरिया काम करता है उस कारण से इस एरिया को नाम दिया गया है स्टैक एरिया। ये स्टैक स्टाइल में ही काम कर रहा है ना, कि डेटा फिल हो रहा है बॉटम टू टॉप, डेटा डिलीट हो रहा है टॉप टू बॉटम। और यहाँ स्टैक एरिया में सबसे ऊपर क्या रहता है? हमेशा स्टैक एरिया में सबसे ऊपर क्या रहता है? जवाब दें सभी लोग। स्टैक एरिया में हमेशा एक्टिवेशन रिकॉर्ड रहता है सबसे ऊपर। ओके, किसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड रहता है? स्टैक एरिया में सबसे ऊपर किसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड रहता है? तो जवाब है करंट फंक्शन का। करंट फंक्शन का, जो फंक्शन इस समय रन हो रहा है उसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड स्टैक एरिया में टॉप पे रहेगा। तो अब आप बताइए, जब F2 अनलोड होगा, जब F2 का एक्टिवेशन रिकॉर्ड हटेगा तो कंट्रोल F1 के पास वापस लौटेगा। ये रिटर्न से आप F1 के पास वापस आओगे। यस, और जब वापस आओगे F1 के पास तो F1 का रिटर्न चलेगा, क्योंकि अगला इंस्ट्रक्शन तो वही है F2 के कॉल के बाद। यस, तो F1 का रिटर्न चलेगा। F1 का रिटर्न
इसके एक्टिवेशन रिकॉर्ड को खाली कर देगा, हटा देगा इसको स्टैक से। यस, और यहां से कहां जाओगे वापस आप, यहां से फिर लौट जाओगे आप मेन के रिटर्न के पास। जब आप मेन के रिटर्न के पास आओगे तो मेन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय होगा। यस, और मेन का रिटर्न जब चलेगा तो मेन भी हट जाएगा और ये पूरा स्टैक एरिया खत्म हो जाएगा, और तब ये कोड सेगमेंट फ्री होगा, तब जाकर ये कोड सेगमेंट का डेटा डिलीट होगा। इसका मतलब कोड सेगमेंट में एक ही बार फंक्शंस लोड होते हैं, एक ही बार अनलोड होते हैं। ये बात समझ आई? एक ही बार वो लोड होंगे, एक ही बार वो अनलोड होंगे, बार बार लोड अनलोड नहीं होते हैं। बार बार लोड अनलोड क्या होता है? एवरीवन प्लीज आंसर। बार बार लोड और अनलोड क्या होता है? बार बार लोड और अनलोड एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स होते हैं, राइट? बार बार लोड अनलोड एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स होते हैं। और ये वाला जो एरिया होता है जिसे हम कह रहे हैं कोड सेगमेंट, इसके बारे में ये भी याद रखिएगा, ये रीड ओनली एरिया होता है। ये भी समझ में आ रहा है? रीड ओनली एरिया होता है, इसीलिए इसमें एक ही बार फंक्शंस लोड होते हैं, एक ही बार फंक्शंस अनलोड होते हैं। एम आई क्लियर विद दिस? ठीक है, अब एक और बात मैं आपको बता दूं, एक्चुअल में मेमोरी के अंदर स्टैक और हीप स्वैप्ड होते हैं। याद रखिएगा, एक्चुअल में मेमोरी में ना, एक्चुअल में मैंने अभी आपको सिंप्लिसिटी के लिए स्टैक बीच में और हीप ऊपर दिखाया है। एक्चुअल में कोड सेगमेंट के बाद हीप एरिया होता है, हीप एरिया के बाद स्टैक एरिया होता है। मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूं तो रियल डायग्राम ये है, ये आपका सेगमेंट होता है। ओके, जैसा मैंने कहा सेगमेंट में ये 3 हिस्से होते हैं। सबसे ऊपर वाला हिस्सा किसका होता है? एक्चुअल में सबसे ऊपर वाला हिस्सा स्टैक का होता है। बीच वाले हिस्से में कौन रहता है? बीच वाले हिस्से में हीप है। और सबसे नीचे वाला एरिया, सबसे नीचे वाला एरिया रहता है कोड सेगमेंट। नहीं मनीष, ये डायनेमिकली ग्रो करते हैं। अगर मान लो मैंने अपने प्रोग्राम में एमएलओक कॉल ही नहीं करा तो हीप वाला एरिया भी स्टैक को मिल जाएगा। समझ आई मेरी बात? अगर मैंने एमएलओक यूज नहीं करा तो स्टैक हीप वाले एरिया को भी यूज कर लेगा। आ रहा है समझ? और ये भी याद रखना, यहां जो स्टैक है ना, ये ऐसे ग्रो करता है ऊपर से नीचे की तरफ। समझ आ रहा है? ये जो स्टैक है ये ऊपर से नीचे की तरफ ग्रो करता है। इसलिए तुम कभी देखना, तुम जो भी वेरिएबल बनाओगे, जो पहला वेरिएबल तुम बनाओगे उसका एड्रेस तुम्हें सबसे बड़ा मिलेगा, उसका एड्रेस तुम्हें सबसे बड़ा मिलेगा। फिर उसके बाद उससे छोटा एड्रेस मिलेगा, फिर उससे छोटा एड्रेस मिलेगा। तो हमारा स्टैक कैसे ग्रो करता है? हमारे मेमोरी का स्टैक ऐसे ग्रो करता है, इस ऑर्डर में। उल्टा, आप मान लीजिए आपने सिलेंडर को उल्टा रख दिया है, तो यहाँ पर टॉस कहाँ रहता है बाय डिफॉल्ट? टॉस बाय डिफॉल्ट इधर रहता है बॉटम पे, और यहां से वो आगे बढ़ता है। आ रहा है समझ? तो यहाँ जीरो कहाँ है? जीरो कहाँ है? जीरो, जीरो है नीचे, जो ओपन एरिया आपको दिख रहा है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ऐसे है। एक्चुअल डायग्राम ये है, लेकिन मैं सिंपल रखने के लिए यहाँ दिखा रहा था आपको स्टैक। बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिहेवियर सेम है यहाँ पे भी। हुआ क्लियर? और हीप में कैसे? हीप में कुछ नहीं, हीप तो अनऑर्डर्ड है ना। हीप तो अनऑर्डर्ड है ना जितेंद्र, हीप में कोई सीक्वेंस नहीं होता। हीप का मतलब क्या होता है? अच्छा आप बताओ मुझे, इंग्लिश में हीप का मतलब क्या है? इंग्लिश में हीप का मतलब है ढेर। यही मतलब है ना हीप का इंग्लिश में, है ना? तो जब हीप का मतलब ढेर है, अगर आप उसका हिंदी मतलब लो तो इसका मतलब रैंडमली हीप में से कोई भी एरिया अलॉट हो जाएगा ना एमएलओक को। देखो मैं आपको इसका प्रूफ देता हूँ छोटा सा, है ना, एक छोटा सा प्रूफ देता हूँ, ध्यान से देखना। जो मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ उसको ऑब्जर्व करना है। ये बताओ, मैंने मेन के अंदर 2 वेरिएबल डिक्लेयर करे, ठीक, एक इंट ए एक बी।
अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है तो बताइए ये ए बी मेमोरी में कहाँ बनेंगे? जल्दी जवाब दें, जल्दी जवाब दें। ये ए और बी मेमोरी में कहाँ बनेंगे? बहुत बढ़िया, स्टैक में बनेंगे। तो अगर मैं आपको बताऊं ए का एड्रेस ये है, जो भी स्क्रीन पे दिखेगा आपको अभी, तो क्या आप बी का एड्रेस प्रिडिक्ट कर लोगे? बताओ, अगर ये ए का एड्रेस है तो क्या आप बी का एड्रेस प्रिडिक्ट कर लोगे? यस, बिल्कुल कर लोगे। अभी ये 65524 आ रहा है ना, अब आप बी का एड्रेस देखो क्या आएगा। अगर यहाँ पर आप प्रिंट करो तो आपको बी का एड्रेस दिखेगा। क्या बी ए के साथ ही सीक्वेंस में होगा मेमोरी में? क्या बी ए के साथ ही सीक्वेंस में होगा मेमोरी में? यस, देखो बी का एड्रेस आ रहा है इससे 2 बाइट कम। तो फिर सी का एड्रेस क्या आएगा? अगर मैं एक सी नाम का वेरिएबल लूं, उसका एड्रेस क्या आएगा? जल्दी जल्दी चैट विंडो में टाइप करें। शाबाश, सी का एड्रेस आएगा 65520। ठीक, क्या ये बात एमएलओक के लिए भी एप्लीकेबल है? सोचो, मैं यहाँ पर alloc.h इंक्लूड करता हूं और मैं यहाँ एमएलओक कॉल करता हूं। एक पी पॉइंटर लिया, एक मैंने क्यू पॉइंटर लिया। ठीक है, यहां मैंने स्टेटमेंट लिखा p इज इक्वल्स टू इंटीजर पॉइंटर malloc, और malloc से मैंने 20 बाइट्स मांगी। ऐसे q इज इक्वल्स टू मैंने कहा इंटीजर पॉइंटर malloc, और यहाँ malloc से मैंने 30 बाइट्स मांगी। और इसके बाद मैंने p और q में जो एड्रेस आया है उसे प्रिंट कराया। एड्रेस स्टोर्ड इन p इज इक्वल्स टू %u, p, और फिर मैंने कहा printf एड्रेस स्टोर्ड इन q इज इक्वल्स टू %u, q। तो जब आप इस कोड को रन करेंगे तो आप देखिए आपको एड्रेसेस कुछ भी रैंडमली मिल रहे हैं। 1518, फिर 1542, इनमें कोई रिलेशन थोड़ी है कि नहीं? सोचो, ये कुछ भी रैंडम एड्रेस दे देगा आपको। क्लियर? समझ आया? ओके, जबकि वहां नोटिस करो बकायदा 2-2 बाइट के उसमें आ रहा है सीक्वेंस में। तो हीप में कोई ऑर्डर नहीं होता है, हीप अनऑर्डर्ड डेटा सेगमेंट है, जबकि स्टैक ऑर्डर्ड डेटा सेगमेंट है। डाउट सॉल्व? ठीक है, तो ले लीजिए आप इनके स्क्रीनशॉट्स। अगले लेक्चर में मैं यही एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स रिकर्जन के साथ आपको समझाऊंगा। अभी तो हमने रिकर्जन यूज नहीं करा है ना इस एग्जांपल में। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे अगर यहाँ रिकर्जन आ जाए तो एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स कैसे काम करते हैं। वो जरूरी है आगे की चीजों को समझने के लिए। सो दिस इज पेज 1, पेज 2, ये हमारा 3rd पेज, 4th पेज, 5th, 6th, 7th, 8th एंड 9th। ठीक है, चलिए आइए सैटरडे लेते हैं इससे आगे।